हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष रैना और आइए फटाफट से 5 ऐसे क्वेश्चन रिवाइज करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के, जिससे आपका करंट अफेयर्स का थोड़ा सा अपडेशन हो जाएगा। और अगर आपने करंट अफेयर्स अभी नहीं कवर किए हैं, मान लीजिए जनवरी टू मार्च के, तो कोई बात नहीं, वीडियो देखिए। वीडियो में जो क्वेश्चंस के मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, उसके बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स में मदद होगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स। तो क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वन ओनली, मतलब पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। दैट मींस करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने के मामले में ए इज द राइट आंसर। तो ये जो पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स है, इसका पूरा नाम है स्टेट ऑफ डेवोल्यूशन टू पंचायत इन स्टेट्स। ये रिपोर्ट निकाली जाती है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। ये पंचायत की ऑटोनॉमी असेस करने में हमें मदद करती है कि डिसीजन मेकिंग में पंचायत को कितनी पावर दी गई है, क्योंकि जब 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली थी, वहां पे हमने स्टेट्स के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ दी थी कि वो कितने फंक्शंस, कितनी फंडिंग, कितने कामकाज पंचायत को सौंपना चाहते हैं। अब उसी का अगर मेजरमेंट करना है, उसके लिए ये इंडेक्स बहुत क्लियरली नजर आता है। इस इंडेक्स के ना 6 कंपोनेंट है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई रैंकिंग या इंडेक्स या रिपोर्ट होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर उसमें कुछ कंपोनेंट्स या पिलर्स है। अगर तो वो कंपोनेंट्स 30 हैं, 40 हैं, फिर तो याद करने का फायदा नहीं है, पॉइंट नहीं। लेकिन अगर 6 ही कंपोनेंट है तो उसको याद कर सकते हैं। तो फ्रेमवर्क, फंक्शंस, फाइनेंस, फंक्शनरीज, कैपेसिटी बिल्डिंग और अकाउंटेबिलिटी, ये 6 मापदंड पे, पैरामीटर पे इसकी रैंकिंग निकलती है। इसका मतलब डिजिटल और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर ये रैंकिंग नहीं निकल रही। हाँ, ऐसा हो सकता है कि विद इन दीज पिलर्स एनी सब थीम माइट बी देयर, बट अगर कंपोनेंट्स की बात पूछ रहा है तो कंपोनेंट डिजिटाइजेशन नहीं है। इसका मतलब दूसरी स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट। तो डेवोल्यूशन जो हो रहा है उसका परसेंटेज निकाला गया, तो परसेंटेज ऑलमोस्ट 43.9%, यानी 4 परसेंटेज पॉइंट बढ़ गया है। टॉप 5 जो स्टेट्स है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यूपी, इस रैंकिंग के अंदर 5 स्टेट्स आर इन द टॉप 5 और उसमें कर्नाटका नंबर 1 पोजीशन पे है। आपकी पहली स्टेटमेंट यही तो कहती थी कि कर्नाटका टॉप 5 में है, इसका मतलब वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी। इसके अलावा इस रिपोर्ट में और भी बड़ी जानकारी आई है, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो रेवेन्यू आता है ना, उसका मात्र 1% हिस्सा, मात्र 1% हिस्सा वो उनका अपना टैक्स कलेक्ट करके आता है, देयर ओन टैक्स रेवेन्यू। 80% ऑफ दिस हिस्सा, 80% जो हिस्सा है वो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और 15% जो आता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट्स के थ्रू आता है। सो 80% ऑफ दिस मनी कम्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स, वेयरएज 15% कम्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स। बहुत ही थोड़ा सा सोचने वाला विषय है, जिसके ऊपर मेंस में सोचेंगे। अच्छा, पॉलिटी रिवाइज करोगे अगर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए, तो रैपिड रिवीजन में कर सकते हो आके पॉलिटी गवर्नेंस के सभी करंट और स्टैटिक टॉपिक्स को। एंड फाउंडेशन के लिए जो 2026 के लिए अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनको डायरेक्ट गाइडेंस ऑफ फैकल्टी के अंदर अगर प्रिपेयर करना है, तो हमारा बैच लॉन्च हो चुका है 2026 के लिए, जिसमें लाइव लेक्चर्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज भी फैकल्टी बनाएगी, कंटेंट एंटायरली फैकल्टी क्यूरेटेड होगा, और मेंस आंसर राइटिंग भी हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं इस बैच के अंदर। तो डिस्काउंट कूपन इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखिए, फटाफट से देखिए और इसका आंसर दीजिए। So this was in news basically because TRAI, Telecom Regulatory Authority of India, had imposed certain guidelines as far as spam calls were concerned. तो TRAI के बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर। Okay, so the correct answer for this question is B. सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि पहली स्टेटमेंट में क्या लिखा है, ट्राई का चेयरमैन मस्ट बी अ फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। नो,
ट्राई के चेयरपर्सन के लिए ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ट्राई का चेयरपर्सन बनने के लिए आपकी पोजीशन इक्विवेलेंट टू सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, केंद्र सरकार में एक सेक्रेटरी की पोजीशन पे होने वाली पोजीशन आपकी है। टू फुल टाइम मेंबर और 2 पार्ट टाइम मेंबर आपके चेयरपर्सन के अलावा अपॉइंट होते हैं। ये सभी अपॉइंटमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ट्राई के अंदर टेन्योर भी है, ईयर्स का और एज का टेन्योर भी है, और रेट्स एट विच टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर विल प्रोवाइड दिस कैन बी रेगुलेटेड बाय ट्राई। तो वो कह सकता है कि आप अपने रेट कम करो या अपने रेट हाइक करो, दिस कैन बी रेगुलेटेड अगर ट्राई चाहता है तो। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आमतौर पे मैंडेटरी नहीं होता है कि हर मामले में ट्राई को कंसल्ट करे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मामले ऐसे हैं जिसमें ट्राई को कंसल्ट करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। सो इफ न्यू सर्विस प्रोवाइडर्स आर टू बी गिवन लाइसेंस टू ऑपरेट और स्पेक्ट्रम ऑक्शन इज टू बी डन, इन सबसे पहले ट्राई की रिकमेंडेशन मांगी जाती है। इसका मतलब दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जहां तक बात आती है टीडी सैट की, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी की, वहां पे ये बताया गया है कि वहां का जो चेयरपर्सन होगा ना, उसका जज सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए। सो वहां की कॉम्पोजिशन के लिए ये चीज लिखी गई है, नॉट फॉर ट्राई। ट्राई इज ऑल्सो स्टैट्यूटरी बॉडी, 1997 में ट्राई एक्ट के अंदर बनाई गई थी। टीडी सैट इज ऑल्सो स्टैट्यूटरी बॉडी, ये 2000 के अंदर बनाई गई थी। अब तीसरे सवाल पे चलते हैं। ये भी न्यूज में था, आप जानते हैं ये क्यों न्यूज में था, बट इसमें इंडिया यूएस के बीच में जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसको लेकर ये सवाल है। देखिए फटाफट से, तो क्या होगा इसका सही जवाब? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हैव यू पॉज्ड एंड अटेम्प्टेड? द करेक्ट आंसर इज ए। सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी तीसरी स्टेटमेंट सही नहीं। आइए देखते हैं कैसे। साल 1997 में, 1997 में इंडिया और यूएस के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की गई, जिसके तहत म्यूचुअली आप रिकॉग्नाइज करते हो कि आपकी कंट्री से कोई बंदा और दूसरी कंट्री से कोई बंदा एक दूसरी कंट्री में ट्रायल के लिए जा सकता है ना। तो इसके लिए सबसे पहले तो under this treaty whether the extradition can be granted even if the offense was not committed in the territory of the requesting state. The answer is yes, because the territory of that crime is not important. Other factors are important in deciding extradition. वो crime कहीं भी commit हुआ हो, उस रिक्वेस्टिंग कंट्री की सॉइल पे नहीं भी हुआ हो तो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो पहली स्टेटमेंट है सही। दूसरा, डुअल क्रिमिनलिटी प्रिंसिपल इज नॉट रिक्वायरमेंट अंडर यूएस इंडिया एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। अरे भाई, डुअल क्रिमिनलिटी तो रिक्वायरमेंट है, डुअल क्रिमिनलिटी ही तो रिक्वायरमेंट है कि जिस ऑफेंस के लिए बंदे को ट्रायल के लिए दूसरे देश भेजा जा रहा है, उस ऑफेंस की रिकॉग्निशन आपके डोमेस्टिक कानून में भी होनी चाहिए। उसका नाम अलग हो सकता है कानून का, उसकी वर्डिंग अलग हो सकती है, बट इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफेंस और क्रिमिनल ऑफेंस मोर देन 1 ईयर ऑफ पनिशमेंट। 1 साल की पनिशमेंट से ज्यादा वाला वो ऑफेंस होना चाहिए, तभी आप एक्स्ट्राडाइट कर सकते हो। तो डुअल क्रिमिनलिटी तो चाहिए, दैट मींस इट इज रॉन्ग। इसी को कहते हैं डुअल क्रिमिनलिटी, वेयर इट इज कंसिडर्ड एन ऑफेंस इन बोथ द कंट्रीज। पॉलिटिकल ऑफेंसेस, यहां तक सही था। Political offenses including crimes against heads of the government and hostage taking are exempt from extradition treaty. अगर सिर्फ इतना लिखा होता ना, political offenses are exempt from the treaty, then it was okay. पर अगर आपने ये लिख दिया है कि क्राइम्स अगेंस्ट हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हॉस्टेज टेकिंग, ये वाले एक्सेप्शन में नहीं आते हैं, मतलब इनके लिए भी एक्स्ट्राडाइशन हो सकता है। इसका मतलब तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है और पहली स्टेटमेंट मात्र सही है। तो अगर आप कोई पॉलिटिकल ऑफेंस करते हो तो शायद बच जाओगे, यानी कि प्रोटेस्ट करते हुए आपको जेल में डाल दिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया वाला कोई प्रॉब्लम है, लेकिन है ना, आर्टिकल लिखने के लिए या स्पीच देने के लिए आपको नहीं भेजेंगे फटाफट से इंडिया। लेकिन अगर आपने मर्डर वगैरह कर दिया है, हाईजैकिंग कर दी है, हॉस्टेज टेकिंग कर दी है, तब तो भेजना पड़ेगा, एक्स्ट्राडाइशन हो सकती है। ठीक है। Now, next question, fourth question is regarding Places of Worship Special Provisions Act. Why? Because the Supreme Court recently has said that no new or fresh suit will be filed in the civil courts regarding any एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्लेस अंडर दिस एक्ट। ठीक है, ये एक्ट इसलिए भी न्यूज में है क्योंकि इसका रिव्यू चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा इसका रिव्यू चल रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। लेकिन अभी जो सवाल है उस सवाल पे ध्यान दो। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर?
स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। एक्ट प्रोहिबिट्स द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फ्रॉम वन रिलीजियस डिनोमिनेशन टू अनदर आफ्टर ऑगस्ट 15, 1947। तो किसी भी रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज करना, उसके रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज करना 1947 के बाद ये मना ही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट वाज ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ दिस एक्ट टू एंश्योर रेजोल्यूशन अलाइंड विद रिलीजियस स्टेटस। बिल्कुल बकवास, बिल्कुल गलत बात। क्यों? क्योंकि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो स्टेटस था या जो केस था वो तो एग्जेम्प्टेड रखा गया था इससे। इट वॉज केप्ट एग्जेम्प्टेड बिकॉज सुप्रीम कोर्ट वॉज टू डिसाइड वेदर इट वॉज what was the final title of that property dispute। इसलिए उसको तो इस कानून से exempt रखा गया था जब ये कानून आया भी था। This was one of the exemptions, that means C is the correct answer। तो 1947 के 15 अगस्त के बाद किसी भी रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं चेंज हो सकता, ऐसा बोला गया है। जो 15 अगस्त 1947 को था वही रिलीजियस कैरेक्टर रहना चाहिए। ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या क्या है? एक्सेप्शंस है जिन मॉन्यूमेंट्स या आर्कियोलॉजिकल साइट्स का एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन एक्ट में प्रोटेक्शन का स्टेटस मिला हुआ है, जिनको अमासर एक्ट में प्रोटेक्शन मिला हुआ है, या जो ऑलरेडी केस डिसाइड हो चुके हैं। कानून 1991 में आया, लेकिन हो सकता है पहले ही कोई केसेस डिसाइड हो गए हो कन्वर्जन वाले, वो केस विल स्टे लाइक दैट। ठीक है, जो ऑलरेडी डिस्प्यूट था और आपस में दो पार्टीज ने एग्रीमेंट से रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, दैट हैपेंड बिफोर दिस लॉ एंड वाज accepted, मतलब as an agreement amongst the community। and of course राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला जो केस था वो इसके अंदर नहीं आता। इसका मतलब अगर उसका रिलीजियस कैरेक्टर असर्टेन किया जाता है बाय द सुप्रीम कोर्ट, विच लेटर ऑन इन 2019 इट वाज डन, तो उसमें ये एक्ट नहीं लगेगा। मतलब वो चेंज्ड रिलीजियस कैरेक्टर भी हो सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि ये जो कट ऑफ डेट डिसाइड की गई है अगस्त 15, 1947, इसको आर्बिट्री बताया जा रहा है। ऑन व्हाट बेसिस इज दिस कट ऑफ डेट बीन डिसाइडेड? तो क्वेश्चन नंबर 5, रिगार्डिंग द इंपीचमेंट प्रोसीजर ऑफ अ हाई कोर्ट जज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। ठीक है, इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स ऑफ हाई कोर्ट जज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, बताओ। तो नंबर 1, ग्राउंड ऑफ इंपीचमेंट इंक्लूड। ये क्यों मैंने पूछा है? ये करंट डिराइव्ड स्टैटिक है। ठीक है, तो पहले तो कंटेम्पलेशन रिगार्डिंग जस्टिस शेखर यादव ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, देन ऑनरेबल जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है, उनके घर से कुछ कैश मिलने की खबरें आई। तो ये इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस का, ये भी देखना जरूरी है। पहली स्टेटमेंट, ग्राउंड्स फॉर इंपीचमेंट इंक्लूड प्रोवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। यस, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 एंड 214 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज का रिमूवल इन्हीं दो ग्राउंड्स पे हो सकता है। इसका मतलब ये इनकरेक्ट तो नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट cannot be the correct answer। The speaker of the Lok Sabha can reject a removal motion even if it meets the required signatories। What you need required signatories for the motion to be introduced। If it is in Lok Sabha, sorry, Rajya Sabha, then you need 50 signatures। If it is in Lok Sabha, then you need 100 signatures। अगर 100 लोगों ने साइन करके दे भी दिया तो भी क्या कंपलसरी है स्पीकर उसको एडमिट कर लेगा और एक्सेप्ट कर लेगा? नो, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये डिस्क्रिशन का मामला आ जाता है इधर स्पीकर के हाथ में। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। द फाइनल ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ द जज इज इशूड बाय द पार्लियामेंट आफ्टर ड्यू प्रोसेस। नो सर, द फाइनल ऑर्डर इज नॉट इशूड बाय द पार्लियामेंट। द फाइनल ऑर्डर इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर बोथ हाउसेस with special majority pass the motion that the judge should be removed and this has to happen within a single session। एक ही सेशन के अंदर अंदर ये होना पड़ेगा। आखिरी में अब जब ये हमें पता ही चल गया कि ये स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब यही सही आंसर है, लेकिन फिर भी आखिरी स्टेटमेंट देखो, हाई कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज सुप्रीम कोर्ट जज। यस, ये तो डेफिनेटली सही है। ठीक है, another person can be removed on the same grounds। Can you tell me other constitutional functionaries who can be removed or who are removed in this manner? Comment section में मुझे जरूर बताएं और नेक्स्ट वीक और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। करंट अफेयर्स रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।